तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। लगातार लखनऊ पबजी केस की कहानी आपको सुना रहा था, उसमें बहुत सारे अभी भी जो सवाल हैं उनके जवाब आने बाकी हैं और कोशिश करूंगा कि कल सैटरडे कुछ नई चीज़ें सामने आ रही हैं, उनके फैमिली के लोगों से भी बातचीत की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार कुछ वादा किया है कि शायद कल बात करेंगे, तो कल की कहानी पे मैं सारा अपडेट दूंगा। आज की कहानी आप में बहुत सारे लोगों के मेल लगातार आ रहे थे, लेकिन मैं पबजी की वजह से नहीं सुना रहा था और दूसरा ये भी था कि जब तक नई जानकारी नहीं हो पूरी कहानी नहीं सुनानी चाहिए। आज मुझे लगता है कि जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला के बारे में, उस पर कत्ल से लेकर साजिश और साजिश में शामिल तमाम लोगों के जो एक एक रोल दिया गया था, वो सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। इसके बाद मुझे लगता है कि इस कत्ल से जुड़ी हुई किसी भी सवाल का जवाब शायद बचेगा नहीं, आपको सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। पर कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर भी तमाम तरह की कहानियां आती हैं, चाहे वो क्राइम की हो, पॉलिटिकल हो, मिस्ट्री हो, मर्डर हो, रहस्य हो, रोमांच हो। और अब कुकू एफएम जो है वो घर घर तक अपने कुकू लेकर आया है ताकि घर वालों के मनपसंद की कहानियाँ सुन सकें। घर में अलग अलग तरह के जो लोग रहते हैं, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे बच्चियाँ, तो अपने शौक़ की, अपने मिजाज की पसंदीदा कहानियाँ भी सुन सकती हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए कुकू घर 50 है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कुकू एफएम ऐप पर भी आप कहानी सुन सकते हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले मैं 2-3 लाइनें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये इंग्लिश में था, लेकिन मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है ताकि तमाम क्राइम तक फैमिली मेंबर्स सभी समझ सकें। ये पंजाब पुलिस ने एक स्टेटस रिपोर्ट तैयार की और मानसा के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये दिया। तो इसका मतलब है कि ये पेपर जो है, ये इसको आप हवाई नहीं ले सकते। ये कानूनी दस्तावेज़ है एक तरह का। पंजाब पुलिस का बयान है जो कोर्ट में दिया है। अब कोर्ट में झूठा बयान तो देगी नहीं, वरना मानहानि का मुकदमा हो जाएगा पंजाब पुलिस के खिलाफ। तो पंजाब पुलिस ने बहुत कुछ कहा पूरे सिद्धू मूसेवाला की कत्ल की कहानी, कत्ल की साजिश, कैरेक्टर, किरदार, कितने लोग शामिल थे, हर एक को क्या काम दिया गया, वो सारी चीज़ें हैं वो आगे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले जो जिस पर मेरी नज़र पड़ी और मुझे लगा कि उससे शुरुआत करनी चाहिए, पंजाब पुलिस ने लिखा है अपने स्टेटस रिपोर्ट में, जो कि कोर्ट में सबमिट है, कि लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक गैंगस्टर है जिसके खिलाफ दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में करीब 50 केस दर्ज हैं। वो अपने साथियों की मदद से दिल्ली की, यही वाली लाइन सबसे खास है सुनने की, कि वो अपने साथियों की मदद से दिल्ली की तिहाड़ जेल और राजस्थान की जेलों से अपना गैंग चला रहा है। वो एक्सटॉर्शन, कत्ल, अवैध हथियारों के धंधे के अलावा कई धंधे कर रहा है। ये सिर्फ 4 लाइन उठाई इसलिए ये कि स्टेट की पुलिस अगर कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में, स्टेटस रिपोर्ट में ये कहे कि एक गैंगस्टर जो एक कत्ल का मास्टरमाइंड है, वो अपनी पूरी गैंग दिल्ली की तिहाड़ जेल और राजस्थान की कुछ जेलों से चला रहा है, तो ये तिहाड़ जेल के मुंह पर भी एक तमाचा है और राजस्थान की उन जेलों के ऊपर भी एक तमाचा है। इस लाइन के कई मतलब दूर तक निकलते हैं। जेल से गैंग चला रहा है और ये पूरा केस जेल से ही सब कुछ इसके रिश्ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए कहीं ना कहीं तिहाड़ जेल भी जिम्मेदार है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ कि तिहाड़ जेल भी जिम्मेदार है। उसकी वजह है, अगर ये कह रहे हैं कि जेल से ही गैंग चला रहा है लॉरेंस, तो अगर जेल अपने नियमों का पालन करता, जेल के स्टाफ अपने काम को ईमानदारी से करते, तो शायद लॉरेंस जेल के अंदर बैठकर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का फरमान जारी नहीं करता। तो कहीं ना कहीं बेशक मास्टरमाइंड लॉरेंस हो, गोल्डी बराड़ हो, शूटर हो, जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया, वो बाकी के उसके साथी हों, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली तिहाड़ जेल और उसके ऑफिशियल भी कम गुनहगार नहीं हैं। अगर वो लॉरेंस पर नकेल कसते, उसको मोबाइल इस्तेमाल करने से रोकते, तो शायद ये फरमान जेल के बाहर नहीं आता, शायद सांठगांठ नहीं होती और शायद सिद्धू मूसेवाला की जान बच जाती। तो कहीं ना कहीं तिहाड़ को तो जिम्मेदारी इसकी लेनी पड़ेगी। ये वही तिहाड़ है जहाँ जैमर लगा हुआ करोड़ों रुपए खर्च करके। 1-2 लोगों ने पूछा भी सवाल कि तिहाड़ में तो जैमर है, जेल में तमाम जैमर होते हैं, तो ये फ़ोन कैसे? तो देख, तो जेल में फ़ोन रखना अपने आप में बड़ी बात है और फ़ोन आ भी गया
तो कम से कम सिग्नल तो नहीं मिलनी चाहिए कैदियों तक, लेकिन सिग्नल भी है, क्योंकि जैमर की भी कीमत है। पैसा फेंको तमाशा देखो, और कैदी वही कर रहे हैं। और तिहाड़ जेल तो एक तरह से घूस महल बन चुका है। पीछे के आपको याद है करीब 70-80 जेल स्टाफ के नाम आए हैं सुकेश चंद्रशेखर केस में कि उन्होंने रिश्वत लेकर उसको सहूलियत दी। तो लगा कि उस केस के बाद शायद तिहाड़ सुधर जाए, लेकिन ये कत्ल तो अभी हुआ, साजिश अभी 1-2-3 महीने से। इसका मतलब है कि तिहाड़ में अब भी मोबाइल धड़ल्ले से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और लॉरेंस जैसे गैंग जेल में बैठकर अपना गैंग चला रहे हैं। ये अगर हम कहें, मीडिया कोई और कहे, आम आदमी कहे, तो शायद एक बार लगे कि नहीं यार झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर एक स्टेट की पुलिस पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कोर्ट के अंदर ये सबमिट कर रही है कि लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ के अंदर से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है, तो फिर इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, और ऐसे करप्ट अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस जेल से तो कम से कम उन्हें फ़ौरन दूर क्या करना चाहिए, उनका जो काम है वो काम बदल के उसी जेल के अंदर उनको कैद कर देना चाहिए। तो शायद फिर आने वाली जो दूसरे स्टाफ हो वो ऐसा काम ना करे। तो इसीलिए आपको ये पहली लाइन सुनाई। अब इसी के साथ पूरी कहानी है। पंजाब पुलिस की ज़ुबानी पहली बार अब तक आप हम सब की ज़ुबानी कहानी सुन रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से सुन रहे हैं कि कैसे कत्ल हुआ, कौन लोग शामिल थे। लेकिन अब पूरी कहानी सामने आ चुकी है रिकॉर्ड पर, क्योंकि अगर कोई पुलिस अपने रिकॉर्ड पर देती है और कोर्ट में हल्फनामा है या स्टेटस रिपोर्ट है, तो इसका मतलब है फिर उसे आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में इसमें कुछ बदलाव आए, लेकिन फिलहाल सिद्धू मूसेवाला का कत्ल क्यों हुआ, सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किसने किया, इस कत्ल में हथियार कहाँ से आए, गाड़ियाँ कहाँ से आई, किसने किसकी मदद की, कौन कहाँ पर था, कुल कितने लोग शामिल थे। तो पहला, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए 8 शूटरों का इस्तेमाल हुआ। एक मास्टरमाइंड था, बाकायदा लिखा है, मास्टरमाइंड के नाम के आगे लिखा है लॉरेंस बिश्नोई। नंबर 2 पे है गोल्डी बरार जो कनाडा में। कुल 10 लोग, जिनमें लॉरेंस भी शामिल है, जिसको अभी परसों ही पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। 10 लोग इस केस में गिरफ्तार हैं, उनमें एक लॉरेंस भी है। गोल्डी बरार कनाडा में है, तो 10 और 1 11। 8 शूटर हैं, जिनमें से 4 की शिनाख्त हो चुकी, 4 की होनी बाकी है। तो कुल मिला के 8, 11 और 8 19। तो इस वक्त आने वाले वक्त में ये नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े नहीं मालूम। आज की तारीख में इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो 19 ऐसे कैरेक्टर, 19 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मूसेवाला के कत्ल में कोई ना कोई रोल प्ले किया है। पहला है मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई। इसके बाद कैसे क्या कुछ हुआ, पुलिस कैसे इन तक पहुंची, कौन सा वो पहला सुराग था जिसने कातिलों का और साजिश रचने वालों का पता दिया, तो ये पूरी कहानी। पंजाब पुलिस के हिसाब से अब तक तो वैसे भी टाइम है, मैं आपको बताया अब एक्यूरेट टाइम के साथ, 29 मई की शाम ठीक 5 बजे मूसेवाला अपने घर से निकले थार जीप पर। उनके साथ उनके 2 दोस्त थे, उन्हें अपने रिश्तेदार को देखने जाना था। एक का नाम गुरविंदर सिंह और एक का नाम गुरप्रीत सिंह। साथ में पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी विंग ने उनको 2 गनर दे रखा था। एक था कांस्टेबल बलजिंदर सिंह और दूसरा था कांस्टेबल विपनदीप सिंह। इन दोनों को मूसेवाला ने घर पे छोड़ा कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और अपने दोनों दोस्तों के साथ बैठ गए। सिद्धू खुद जीप चला रहे थे, गुरप्रीत उनके बराबर में बैठा था, और गुरविंदर पिछली सीट पर ठीक सिद्धू मूसेवाले के पीछे। घर से करीब 8 किलोमीटर दूर जवाहर के गांव में उसके बाद एक क्रोला और एक बोलेरो जीप सफ़ेद रंग की गाड़ी को रोकती है। उसके बाद गोली चलाती है, सिद्धू मूसेवाला की मौत हो जाती है। लेकिन इस गोली चलाने में और टक्कर भी लगती है, तो उसमें क्रोला का एक दरवाज़ा जो है वो टूट जाता है, वो दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा है। अब खोल कर दरवाज़ा हमलावर भाग नहीं सकते, रास्ते में कोई भी देखेगा, पुलिस देखेगी तो रोकेगी। तो उन्होंने क्या किया कि उस क्रोला कार को वहीं छोड़ दिया, स्पॉट से कुछ ही आगे, और वहाँ से एक ऑल्टो गाड़ी गुजर रही थी, गन पॉइंट पे उस गाड़ी को लूटा, उसमें बैठकर हमलावर भाग गए। बाकी हमलावर बोलेरो में बैठे, लेकिन बोलेरो वालों भी उन्हें लगा कि अब तक वायरलेस पे मैसेज आ जाएगी, पुलिस नाकेबंदी कर देगी, हालांकि जो हुआ नहीं था। करीब 13 किलोमीटर दूर जवाहर के गांव से एक गांव है खयाला के पास बोलेरो में बैठे शूटरों ने बोलेरो को खाली कर दिया, सड़क किनारे गाड़ी छोड़ी, उसके बाद वो भाग गए। कैसे भागे नहीं मालूम। अब इस हमले की खबर मिली, पंजाब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पे उन्हें गाड़ी मिली क्रोला। थोड़ी देर के बाद खबर आई कि 13 किलोमीटर दूर एक और गाड़ी है बोलेरो। चश्मदीदों ने बताया कि 2 गाड़ियां थीं। अब पुलिस के पास सबूत और सुराग के नाम पर 2 गाड़ियां थीं,
एक क्रोला और एक बोलेरो, इन दोनों की तलाशी ली गई। इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली, कुछ खाने पीने की, पानी की बोतलें। तो पहला ये सारा सुराग था, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि जिससे कुछ और जानकारी मिले। तभी उन्हें क्रोला कार के अंदर से एक पेट्रोल पंप की पर्ची मिली। ये पेट्रोल पंप फतेहाबाद में था और फतेहाबाद का एड्रेस भी लिखा था उस पेट्रोल पंप का। ये एक डीजल भरवाने की पर्ची थी। पुलिस की टीम ने उस पर्ची के सहारे फतेहाबाद के उस पेट्रोल पंप तक का सफ़र तय किया और वहाँ आकर पूछताछ की। पता चला उस पर्ची पे जो डेट था 25 मई, मूसेवाला का कत्ल हुआ है 29 मई, 4 दिन पहले। 4 दिन पहले उन्होंने टैंक फुल कराया था और उसी की ये पर्ची थी। पर्ची उन्होंने गाड़ी में ही छोड़ दी थी। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि दरवाज़ा टूटेगा और गाड़ी छोड़कर भागना होगा। तो उस पर्ची के ज़रिए पुलिस पेट्रोल पंप तक पहुंची। पता चला कि हाँ, उस दिन ये लोग एक पूरा पेट्रोल फुल करके गए थे, लेकिन इससे आगे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। नसीब अच्छा था, पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने 25 मई की सीसीटीवी कैमरे को निकाला, उसकी तफ्तीश की। उन्हें वो गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी में कई लोग बैठे दिखाई दिए। पुलिस ने एक एक का चेहरा जूम इन किया, बट सारे चेहरे अनजान थे। एक चेहरे पर आकर पुलिस की नज़र टिक गई। पुलिस को लगा कि उसे कहीं देखा है। इसके बाद पुलिस ने अपनी रिकॉर्ड खंगाले, हिस्ट्री शीटर के। एक शख्स का नाम आया, हरियाणा के सोनीपत का प्रियव्रत। पुलिस ने टैली किया, देखा गाड़ी में बैठा हुआ वो शख्स और उस पुलिस रिकॉर्ड में वो चेहरा और नाम दोनों मेल खा रहा है। पता चला ये प्रियव्रत है, एक गैंगस्टर है। अब इसके बाद पुलिस ने उस डीजल या पेट्रोल पंप्स के बाद अलग अलग सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। उससे ये हुआ कि 29 मई को जब हमलावर भागे तो किस रूट से भागे, हर रूट की जानकारी मिली और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि शूटर किधर भागे। तो ये काम उन्होंने किया, रास्ता पता चला। अब एक चेहरा सिर्फ प्रियव्रत और ये एक शूटर। अब इस शूटर की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि इसका ताल्लुक गोल्डी बरार से, लेकिन प्रियव्रत भागा हुआ। अब क्या करें? अब पुलिस के पास 2 अभी सबूत थे, क्रोला और बोलेरो। अब जब क्रोला की इंजन और चेसिस नंबर को चेक किया पुलिस ने, तो पुलिस भी हैरान हो गई। उसने देखा कि इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर ओरिजिनल है, बदलने की कोशिश ही नहीं की गई। अब कोई कातिल शूटर फेक नंबर से अमूमन वारदात को अंजाम देता है, यहाँ अपना रियल नंबर पे ही जाके गोली मार रहे हो आप, तो हैरानी की बात थी। फिर पुलिस ने पता किया कि नहीं, ये गाड़ी जो है असली में रियल नंबर जो लगा हुआ है ये किसी और के नाम पर है, लेकिन ये गाड़ी काफ़ी वक्त से एक मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना नाम का गैंगस्टर अपने कब्जे में लिया हुआ था। असली मालिक ने ये बात बताई। अब दूसरा नाम आया मनप्रीत का, मनप्रीत उर्फ मन्ना, एक गैंगस्टर। इसका भी ताल्लुक लॉरेंस से और गोल्डी बरार से। अब पुलिस ने मन्ना के बारे में छानबीन की। मन्ना ऑलरेडी पंजाब के एक जेल में बंद था। उसे जेल से निकाला गया, ट्रांजिट रिमांड पे बाहर लाया गया। उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि हाँ, ये गाड़ी जो है मैंने अपने एक कज़न जिसका नाम था मनप्रीत भाऊ, उसको दिया था। अब पहला नाम जो आया प्रियव्रत का, लेकिन वो भागा हुआ है, वो शूटर में से है। जो इसके बाद एक एक कर 10 किरदार पकड़े गए, यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, जिसने ये गाड़ी क्रोला अपने कज़न को दिया। मनप्रीत को जेल से निकालकर पुलिस ले आई, पूछताछ शुरू हो गई। अब उसकी जानकारी सिर्फ ये थी कि मैंने मनप्रीत भाऊ को ये गाड़ी दी है। अब मनप्रीत भाऊ भागा हुआ है। पंजाब पुलिस ने अपने मुखबिर दौड़ाए। पता चला कि वो उत्तराखंड के चमौली में छुपा हुआ है। पुलिस की एक टीम गई, चमौली में दबिश दी और मनप्रीत भाऊ पकड़ा गया। उसे पकड़कर पंजाब लाई तो अब उसने मुंह खोला। उसने कहा कि उसने मनप्रीत के कहने पर, यानी मन्ना के कहने पर, यह गाड़ी 2 लोगों को दी थी। उन 2 लोगों के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जिनके ज़रिए यह गाड़ी मुझे देने को कहा गया उस शख्स को जानता हूँ। उस शख्स का नाम था सराज मिंटू। अब तीसरा नाम आया, मनप्रीत उर्फ मन्ना, मनप्रीत भाऊ के बाद तीसरा नाम सराज मिंटू। सराज मिंटू कभी गोल्डी बरार का खास। अब पुलिस सराज मिंटू को ढूंढती है, उसे उठा लेती है। अब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि हाँ, मुझे भाऊ ने ये गाड़ी दी करोला और मैंने इसे 2 शूटरों को दिया, और उसने उन दोनों शूटरों के पुलिस का नाम बताया। और ये वो 2 शूटर थे
जो 59 में शामिल थे जिन्होंने सिद्धू पर गोली चलाई थी। तो अब तीसरा किरदार आ गया, सराज मिंटू। कड़ियाँ जुड़ रही हैं, एक ने गाड़ी दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने शूटर को। अब सराज मंटू से पूछताछ के बाद पता चला एक और शख्स के बारे में। उसका नाम था प्रभदीप सिद्धू। अब प्रभदीप सिद्धू के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि इसी साल जनवरी में 2022 में गोल्डी बराड़ ने प्रभदीप सिद्धू के पास अपने कुछ गुर्गों को भेजा था, इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि इन्हें तुम्हें मूसा गांव पहुंचाना है, जो सिद्धू मूसेवाला का गांव है। और वहाँ पे ये लोग सिद्धू मूसेवाला के घर, उसकी गलियाँ, उसके चौराहे, उसकी हरकत, उसकी गाड़ी, उसकी सुरक्षा, उन सब पे नज़र रखेंगे। तो इनको एक तो गांव में घुमाना है और दूसरा इनके ठहरने का इंतज़ाम करना है। प्रभदीप सिद्धू ने गोल्डी बराड़ के कहने पर अपने कुछ गुर्गे भेजे और उन्होंने जाकर पहली बार जनवरी में रेकी की सिद्धू मूसेवाला की। अब इन सब से पूछताछ हो गई। अब तक 4 कैरेक्टर आ गए। अब इसके बाद पता चला कि एक 5वां कैरेक्टर था, उसका नाम था मोनू डागर। मोनू डागर का जो रोल आया, ये भी गोल्डी बराड़ के इसने कहने पर जो किया वो ये था कि 2 और शूटर थे। इन्होंने क्या किया था कि एक साथ एक ही आदमी से शूटर नहीं मंगाए ताकि एक पकड़ा जाए तो सारे पकड़े जाएंगे। इन्होंने राजस्थान की अलग बात की, हरियाणा की अलग की, महाराष्ट्र की अलग की। तो मोनू डागर को 2 शूटर, हर एक के हिस्से में 2-2 शूटर ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई थी। मोनू डागर ने 2 शूटर के इंतज़ाम किए और उसके बाद उसने इन 2 शूटरों के बाकी 2-2 ग्रुप में जो 4 शूटर और जमा हो चुके थे उनसे मिलवाया। तो कुल मिलाकर मोनू डागर एक तरह से 6 शूटरों का विटनेस गवाह है कि वो 6 कौन कौन किससे मिलाया। हालांकि 4 को वो शायद जानता था, 2 के नाम उसे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने जैसा कहा अलग अलग स्टेट से इंतज़ाम किए गए थे। मोनू डागर के बाद 6ठा कैरेक्टर आया जो इस केस से जुड़ा हुआ था और इसका नाम है पवन बिश्नोई। पवन बिश्नोई ने इस हमले में जो एक तो क्रोला कार इस्तेमाल हुआ और दूसरा था वाइट बुलेरो। पवन बिश्नोई ने वाइट बुलेरो का इंतज़ाम किया राजस्थान से और राजस्थान से ये गाड़ी लेकर पंजाब बॉर्डर तक पहुंचा और पंजाब बॉर्डर में ये गाड़ी इसने किसी और के हवाले किया, वो अगला कैरेक्टर है। तो दूसरी गाड़ी का इंतज़ाम पवन बिश्नोई लॉरेंस के कहने पर इसने किया और पंजाब बॉर्डर तक ये गाड़ी बुलेरो डिलीवर कर दिया। किसको किया? वो 7वां कैरेक्टर है, उसका नाम है नसीब। नसीब पवन बिश्नोई से ये कार लेता है और इसके बाद पंजाब के अंदर शूटरों की एक टोली के हवाले करता है। 2-2-2-2 4 अलग अलग ग्रुप में शूटरों की टोली थी। ये उनमें से सिर्फ 2 शूटर इससे मिलते हैं जिनको ये बुलेरो हवाले करता है, फिर वहाँ से निकल लेता है। उसका काम इतना ही था। अब 8वां कैरेक्टर आता है, इसका नाम है संदीप सिंह उर्फ केकड़ा। नाम आपने सुना होगा, आजकल बहुत चर्चा में है। एक तो शायद अपने नाम की वजह से कि कोई केकड़ा नाम बड़ा कम सुनने को मिलता है। तो 8वां कैरेक्टर संदीप सिंह केकड़ा। केकड़ा को गोल्डी बराड़ ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया। उसका एक जानने वाला था और उस जानने वाले ने इसके बारे में जानकारी दी कि मूसेवाला के गांव के करीबी रिश्तेदारी है इसकी। इसके बाद इसे 29 मई की शाम को पंजाब पुलिस के इस रिपोर्ट के बाद क्लियर हो गया है कि 29 मई की शाम को केकड़ा को खुद गोल्डी बराड़ ने भेजा था कि तुम जाओ सिद्धू मूसेवाला के घर पर, एक फ़ैन की हैसियत से जाना और उसके घर के बाहर लोग खड़े होते हैं, तुम भी खड़े हो जाना फ़ैन के बीच में, और जैसे ही वो बाहर निकले तो उससे सेल्फी भी लेना और उसकी रिपोर्ट देते रहना। यहाँ तक इंस्ट्रक्शन था कि वहाँ पे सिग्नल ठीक है, तुम वीडियो कॉल पर रहना। केकड़ा पहुँचता है, बाहर खड़ा होता है। इत्तफाक से 5 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए 2 दोस्तों के साथ बिना गनर के बाहर। पहली खबर केकड़ा को मिली। उसने देखा कि आज तो सिद्धू भाई अकेले हैं, गनर है नहीं। उसने आनन फानन में इधर सेल्फी ली, बाकी लोग अब सेल्फी ले रहे हैं। उसने ये खबर जो बाकी शूटर हैं उन तक पहुंचाया, उसका सीधे वीडियो कॉल मिलाया गोल्डी बराड़ को, और गोल्डी बराड़ को उसने रनिंग कमेंट्री सुनाई कि ये गाड़ी है, ये थार जीप है, ये नंबर है, ये 2 दोस्त हैं, आगे पीछे कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, दोनों गनर घर के अंदर हैं, यही मौका है। तो 8वां किरदार था केकड़ा, घर का भेदिया, जो उस गांव में रिश्तेदारी होने की वजह से उस गांव तक जिसकी पहुंच बनी, और उसने सिद्धू मूसेवाले की लाइव इन्फॉर्मेशन दी और लगातार उस
काफिले के निकलने तक वो वीडियो कॉल पर रहा। इसके बाद आता है नवा कैरेक्टर चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह की भी इस पूरी साजिश में बड़ा अहम रोल प्ले किया। वो ये कि चरणजीत सिंह, बाकी लोगों ने तो करोला और 2 गाड़ियों का इंतज़ाम किया बोलेरो का, चरणजीत सिंह ने पंजाब बॉर्डर के अंदर सारे हथियार इकट्ठे किए अलग अलग खेप से लेकर, और उन हथियारों को इन शूटरों तक पहुंचाया। और साथ ही उन दोनों गाड़ियों के जो नंबर प्लेट, एक का जो बोलेरो का था, वो फर्जी नंबर प्लेट भी चरणजीत सिंह ने इंतज़ाम किए। तो हथियार का इंतज़ाम चरणजीत सिंह की जिम्मेदारी, फेक नंबर का इंतज़ाम चरणजीत सिंह की जिम्मेदारी। ये नवा कैरेक्टर था। अब पंजाब पुलिस ने 10वें कैरेक्टर का नाम लिखा सबसे आखिर में, लॉरेंस बिश्नोई। उसके आगे लिखा हुआ मास्टरमाइंड। पंजाब पुलिस की माने तो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। ये 10 कैरेक्टर की जुबानी पूरी कहानी है। अब पंजाब पुलिस को आगे कि ये कत्ल हुआ क्यों। तो पंजाब पुलिस ने कहा कि वही जो थ्योरी आई कि इस कत्ल का मकसद सिर्फ एक था, और वो था मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेना, जो मोहाली में हुआ था, साल भर पहले हुआ था। लॉरेंस का करीबी था, लॉरेंस का कॉलेज में सीनियर था, और उसी के कत्ल के लिए, उसी के कत्ल का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला को मारा गया। पंजाब पुलिस ने यह भी कहा है कि पूरी साजिश मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ने तब रची जब वो तिहाड़ जेल के अंदर था। तिहाड़ जेल से उसने कांटेक्ट किया, ये भी कि फ़ोन से, जो अब तक आ रही है कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, 1 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो झूठी बात है। लॉरेंस के पास जेल में अभी शायद 29 मई तक भी फ़ोन हो। वो तो 29 मई के बाद उसका नाम आया तो अब तिहाड़ वाले थोड़े अलर्ट हो गए होंगे, सारे फ़ोन उन्होंने हटा दिए होंगे। अभी वहाँ पर रेड मारे किसी के पास कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता मिल भी जाए, क्योंकि रेड मारने तक भी दरवाजे पे अगर कोई टीम पहुँचती है उससे 2 मिनट अंदर खबर मिल जाती है। तो 29 मई तक भी हो सकता है उसने फ़ोन यूज़ किया, और बिना फ़ोन यूज़ किए हुए वो कनाडा से लेकर राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा अपनी टीम से संपर्क नहीं कर पाता। तो ये जेल के अंदर से पंजाब पुलिस की पूरी कहानी। तो कैसे खुलासा हुआ, कैसे एक एक करके कड़ियाँ जुड़ी, ये सारी चीज़ें अब लगभग साफ़ हो गई हैं और ये रिकॉर्ड पर है। और कत्ल का जो मोटिव है वो भी क्लियर हो गया, इसमें और कोई नहीं है कि ये मिद्दू खेड़ा के कत्ल का बदला लेना था। अब इसमें मास्टरमाइंड था लॉरेंस, लेकिन चूंकि जेल में था, बेशक मोबाइल पे, लेकिन बाहर से ऑपरेशनल पार्ट को पूरा जो अंजाम तक पहुंचाया वो उसका राइट हैंड गोल्डी बराड़ था। वो पंजाब के हर जगह से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, पंजाब में पला बढ़ा हुआ। तो लॉरेंस बिश्नोई के सिग्नल पर उसने अलग अलग लोगों को ये टास्क दिया, अलग अलग लोगों को काम बांटा, किसको गाड़ी लानी है, किसको हथियार लाना है, किसको कहाँ रुकना है, किसको रैकी करनी है, किसको कब कहाँ जाना है, और किसको इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद किधर किधर भागना है। ये सारी चीज़ें गोल्डी बराड़ को मालूम है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि मास्टरमाइंड समेत 10 लोग इस वक्त पंजाब पुलिस की गिरफ्त में हैं। 8 शूटर में से एक भी जो गोली चलाने वाला, उनमें से कोई हाथ नहीं लगा है। 4 की अभी शिनाख्त होनी बाकी है। तो 10 और 8 18 और एक गोल्डी बराड़, यानी कि अभी लगभग 50% रेशो है कामयाबी की। 10 लोग गिरफ्त में हैं, 9 लोग अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। कब हाथ आएंगे पता नहीं, और जब वो हाथ आएंगे तो शायद इस कहानी के कुछ और पार्ट खुलेंगे कि उन लोगों को किसने शेल्टर दिया और कौन शामिल है। तो ये सारी चीज़ें खुलासा होंगी। लेकिन फ़िलहाल पूरी साजिश, कत्ल के बाद पहला सुराग, सुराग के ज़रिए दूसरा सुराग, फिर एक के बाद दूसरी गिरफ्तारी, तीसरी गिरफ्तारी, और अब लॉरेंस बिश्नोई तक पुलिस की पहुंच है। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस ले गई, आपको पता है, उसे कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ की अदालत ने कहा है कि उसकी सुरक्षा का ध्यान रखे, तो उसकी सुरक्षा के लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। और कोर्ट ने 7 दिनों के लिए, नेक्स्ट 7 डेज़, लॉरेंस को पंजाब पुलिस की कस्टडी में दे दिया है। यानी वो 7 दिनों तक पंजाब पुलिस का मेहमान है। इन 7 दिनों में पंजाब पुलिस इस साजिश के जो बाकी आधे अधूरे तार कुछ बच गए हैं, कौन कहाँ क्या कैसे, वो उगलवा ले तो ठीक। हो सकता है 7 दिन के बाद पुलिस रिमांड और भी बढ़ सकती है, क्योंकि मैक्सिमम 14 दिन तक किसी एक शख्स की रिमांड आप ले सकते हैं पुलिस। तो 7 के बाद 7 दिन और बचता है, हो सकता है वो और दे दे। लेकिन अगर मैं दूर तक देखूं, मान लीजिए 14 के 14 दिन पुलिस रिमांड मिल गई, तो पंजाब पुलिस के पास सिर्फ 14 दिन है लॉरेंस बिश्नोई से सच उगलवाने के लिए। 14 दिन के बाद, हालांकि इस वक्त वो गिरफ्तार है इस केस में, बहुत मुमकिन है पुराने केसेस के चक्कर में फिर उसे वापस दिल्ली और तिहाड़ ले आया जाए। अगर वो एक बार दिल्ली की तिहाड़ जेल वापस पहुंच गया
तो फिर आप मान के चलिए कि उस तिहाड़ में, उस घूस महल में वो क्या करेगा। वैसे ही राज करेगा, वैसे ही काम चलाएगा, वैसे ही गैंग चलाएगा, वैसे ही फ़ोन करेगा, वैसे ही किसी और के नाम फरमान जारी करेगा। पता नहीं ऐसा कब तक होगा, लेकिन ये सब बेहद अफसोसनाक है, क्योंकि कानून का मजाक है, इंसाफ का मजाक है। अदालतें अपना काम करती हैं, पुलिस अपना काम करती है, सज़ा के तौर पर जेल भेजते हैं, लेकिन अगर जेल में ही जाकर आप इस तरह गैंग चला रहे हैं, एक जेल को अपने गैंग का अड्डा बना दिया, तो फिर क्या सज़ा और क्या कानून और क्या इंसाफ, सब मजाक है। खैर, अब अपने सिलसिले की तरफ बढ़ते हैं। आज गीता जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गीता जी। और ये भगवान विष्णु जी की पत्नी है। इसके अलावा ऋषिता, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ऋषिता। और सिद्धार्थ ने भेजा, उनकी दोस्त है। इसके अलावा सोनू मलिक उर्फ अमजद खान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनू जी। हर्षित पांडे, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हर्षित। सिंगापुर से है ये, और तमाम पड़ोसी भी इनके, अब इन्होंने कहा कि इनकी वैसे कहानी सुनते हैं, तो दिल से शुक्रिया। मुजीब उस्ताद, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मुजीब, कोल्हापुर से हैं ये। इसके अलावा अमन सक्सेना का भी जन्मदिन है, देवेश सक्सेना जी ने भेजा है, हैप्पी बर्थडे अमन। दीपेश मंगल, हैप्पी बर्थडे आपको दीपेश जी। और ऋतु बंसल जी ने भेजा, उनके पति हैं यूएसए से, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, इस मेल के लिए। गुलजार जाबाज, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुलजार। इसके अलावा आदर्श मणि, कल इनका जन्मदिन है, तो एडवांस में हैप्पी बर्थडे आदर्श। प्रियंका पटेल जी लिखती हैं कि इन्होंने हाल में एक फिल्म देखी धमाका, जिसमें दिखाया गया कि न्यूज़ चैनल वाले खबर बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना सच है कितना झूठ है, क्या रिपोर्टर वाकई ऐसा करते हैं। प्रियंका पटेल जी, बिल्कुल जितना धमाका में दिखाया गया उतना तो नहीं, इतना बड़े लेवल पे। हाँ, लेकिन कई बार छोटी मोटी चीज़ें न्यूज़ चैनल में होती हैं, करते हैं, और इन सब का तो एहसास आपका भी होगा। कई बार ऐसी खबरें आप देख लेती होंगी जो आपको पता है कि शायद सच नहीं है। इसके अलावा प्रोनिल चक्रवर्ती हैं, और इन्होंने कहा कि जब आप क्राइम तक पे कहानी सुनाते हैं तो आपका स्टाइल अलग होता है, जब वारदात में आप आते हैं तो आपका अलग होता है। मुझे नहीं मालूम, मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ तो मुझे लगता है एक ही जैसा बोलता हूँ, लेकिन हो सकता है टीवी में बहुत सारी बंदिशें, अलग चीज़ होती हैं, तो वहाँ पे आप थोड़े अलग दिखते हैं या अलग बोलते हैं। क्राइम तक में अलग होता है, लापरवाह, बेपरवाह, या जो मैं सही मानों में असली में हूँ, जो मैं रियल हूँ, जो मैं जैसे बातें करता हूँ, जो मेरी हरकत होती है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, शायद यहाँ ज़्यादा खुलकर नेचुरल मैं आपके सामने होता हूँ, ये फ़र्क तो है। नितिन पवार हैं, और नितिन पवार जी को दिखाई नहीं देती, और ये पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको सुनते तो हैं, देख नहीं पाते। तो नितिन जी, मैं भी बिल्कुल आप जैसा हूँ, और मेरी आवाज़ सुनते हैं तो बस आवाज़ के ज़रिए ही मुझे लगता है कि हम दोनों का एक रिश्ता है। और मैं दुआ करूँगा ऊपर वाले से, अगर आपकी रोशनी लौट सकती है तो बिल्कुल लौटनी चाहिए। पूरी क्राइम तक फैमिली दुआ करेगी। और आपकी पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट, आपके जज्बे को सलाम। आप खूब पढ़े लिखें, खूब आगे बढ़ें, और कभी मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आपकी मदद भी करूँगा। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। शिवांक अरोड़ा हैं, थैंक यू आपके मेल के लिए भी। इसके अलावा प्रकाश परमार जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। विराम बागिया हैं, इन्होंने भी एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा अरब यूसुफ, इन्होंने नित्यानंद की कहानी सुनने की फरमाइश की, जो मैं ऑलरेडी सुना चुका हूँ, इसी कहानी में मिल जाएगी आपको। मयूरेश पॉन्टिस, बल्कि पॉटनिस, मयूरेश पॉटनिस साहब हैं, और ये रवि बिश्नोई हैं, कहानी की फरमाइश की है। जैद खान हैं, इसके अलावा आशीष सैनी हैं, अदनान हुसैन हैं, ये सिंध पाकिस्तान से हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो थैंक यू। इसके अलावा वत्सल देसाई हैं, हर्षल दुगाने हैं, अशोक डूडी बिश्नोई जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है, नाराज़ ना हो। कई लोग ऐसा कहते हैं, अशोक जी आपके ज़रिए सभी से कहना चाहता हूँ, फहरिस्त बड़ी लंबी होती है, हर एक की अपनी अपनी फरमाइश होती है, और मैं एक हूँ, दिन भी एक होता, हफ्ते में 6 दिन, महीने में 365, तो हर एक की फरमाइश फ़ौरन पूरी हो जाए, ये मतलब मैं चाहूँ भी तो मुमकिन नहीं है। पर कोशिश, फिर कई बार बीच में ऐसी नई नई चीज़ें डेवलपमेंट आ जाती हैं, जैसे मूसे वाले का अफसोसनाक कत्ल हो, या पबजी गेम हो, या फिर कुछ और हो, तो उसमें फिर भटक भी जाते हैं। तो आप लोगों से सभी से ये गुजारिश है कि अगर कभी कहानी की फरमाइश की आप लोगों ने, और लेट हो रहा, नहीं सुना पा रहा, तो उसकी पक्का कोई वजह होगी। फिर एक और भी चीज़ है, कई बार कई लोग ऐसी कहानियों की फरमाइश करते हैं जो मुझे लगता है ठीक है, आप उस इलाके में रहते हैं, आप उस मोहल्ले में रहते हैं, आपके लिए बड़ी चीज़ हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई कहानियाँ ऐसा नहीं है कि शायद आपके मोहल्ले के बाहर का मोहल्ला वाला दूसरा कोई सुनना चाहे। तो जो नेशनल इम्पोर्टेंस की, या फिर इस तरह की
मेरा मकसद यही होता है कि ऐसी कहानियाँ जिसमें कुछ डिफरेंट हो, कुछ अलग चीज़ें हों, जिसको आप सुनना चाहें तो वो सुनाऊं, और वरना फिर आप ही लोग कहेंगे कि क्या स्टोरी सुना दे। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। तो नाराज़ बस मत हुआ करें आप लोग, अपनी फैमिली मेम्बर हैं, वैसे नाराज़ होंगे भी तो हक बनता है आपका। इसके अलावा प्रदीप कुमार सुंदरासी जी हैं, रवि चौहान हैं, आकाश सिंह हैं, हरजीत कौर निज्जर जी हैं, डॉली उपाध्याय हैं, शिव नौटियाल हैं, इसके अलावा अनु शर्मा जी हैं, और जेल जैमर के बारे में उन्होंने पूछा था, मैंने इसका शुरू में जिक्र किया, राजकुमार राज हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई कहानी के साथ रात 9 बजे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।